जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम स्वरों और व्यंजन वर्णों के बारे में, संपूर्ण वर्णों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम दो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस सामान्य हिंदी के जो विशेष महत्वपूर्ण नोट्स हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम व्याकरण यानी वर्ण परिचय पर पहुंचे हैं और वर्ण परिचय में आज दो प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न होगा, आभ्यंतर पर्यटन के आधार पर स्वरों को 4 और व्यंजनों को 8 वर्गों में रखा गया। यानी आभ्यंतर पर्यटन जो है, आभ्यंतर मतलब आंतरिक परिवर्तन से स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है और व्यंजनों को 8 भागों में रखा गया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आभ्यंतर के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, तो स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। और प्रश्न पूछा जाता है कि आभ्यंतर पर्यटन के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया, तो व्यंजनों को 8 वर्गों में बांटा गया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम प्रकार और वर्ण की बात करेंगे। स्वर, प्रकार और व्यंजन। अब सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला आता है इसमें जो स्वर वर्ण की हम चर्चा करने वाले हैं, जो हमने बताया था कि स्वर वर्ण के आधार पर 4 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। तो पहला आता है इसमें संवृत्त स्वर। अब संवृत्त स्वर क्या होता है, इसे जानना पहले सबसे पहले जरूरी है कि संवृत्त स्वर क्या होता है। संवृत्त स्वर का मतलब होता है कि कम खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुले उन्हें संवृत्त स्वर कहा जाता है। यानी हमारा मुंह हल्का खुले, जैसे ये है ई, ई, उ और उ। इसमें हमारा मुंह बहुत कम खुलता है और जिसमें मुंह कम खुलता है उसे संवृत्त स्वर कहा जाता है। कई बार प्रश्न बनता है कि जिसमें मुखाकृति कम खुलती है उसे कौन सा स्वर कहा जाता है, तो उसे संवृत्त स्वर कहा जाता है। सम का मतलब होता है थोड़ा, वृत्त मतलब आकार, मुंह का आकार जो थोड़ा खुलता है। ठीक है। दूसरा होता है अर्ध संवृत्त स्वर। संवृत्त था और अब है अर्ध संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत्त स्वर से थोड़ा ज्यादा खुलता है उन्हें अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। अर्ध का मतलब आप समझ गए, अर्ध का मतलब आधा, यानी जिसमें मुंह आधा खुलता है। ठीक है ना। आधा कैसे हो गया, जैसे ये वर्ण है ए, आई, ओ, आओ। इसमें मुखाकृति आधा ही खुलती है, न मध्यम गति से न तीव्र गति से, बल्कि आधा सामान्य रूप से खुलती है। ठीक है। जान गए कि अर्ध संवृत्त स्वर किसे कहते हैं, जिसमें संवृत्त स्वर से थोड़ा सा ज्यादा यानी आधा मुंह खुलता है उसे अर्ध संवृत्त स्वर कहा जाता है। वे वर्ण होते हैं ए, आई, ओ, आओ। अब बात करें कि अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर का मतलब होता है कि जिन वर्णों में अधिक मुंह खुलता है, अधिक मुंह जिसमें खुलता है वे अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। ये आ। और विवृत स्वर कहा जाता है जिसमें मुंह एकदम खुला जाता है, पूर्ण रूप से खुल जाता है। अर्ध विवृत में हो गया थोड़ा सा मुंह खुलता है, और विवृत स्वर में हो गया जिसमें मुंह हमारा एकदम खुला जाता है। यानी आ को बोलते समय हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। ठीक है। तो स्वरों के आधार पर 4 प्रकार के वर्गों में बांटा गया था। संवृत्त स्वर जिसमें मुंह थोड़ा सा खुलता है, यानी ई, उ। सॉरी, ये बड़ी ई है। ठीक है ना, ये बड़ी ई होगी, ई, उ। अर्ध संवृत्त स्वर कहा था जिसमें मुंह थोड़ा सा खुलता है, यानी आधा खुलता है, ए, आई, ओ, औ। अर्ध विवृत स्वर भी कहा था जिसमें मुंह थोड़ा सा खुलता है, आधा खुलता है, आ। और विवृत स्वर का मतलब हो गया जिसमें मुखाकृति बहुत ज्यादा खुल जाती है। ठीक है। तो ये थे स्वरों के आधार पर। अब चलते हैं व्यंजन वर्णों के आधार पर। व्यंजन वर्णों के आधार पर वर्णों को 8 भागों में बांटा गया। कौन से? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन,
लुंठित व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन। ठीक है, कई बार प्रश्न आता है कि व्यंजनों के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया, तो व्यंजनों के आधार पर इसको 8 भागों में बांटा गया। चलो स्पर्श व्यंजन की बात करें। स्पर्श व्यंजन का मतलब आप समझ गए होंगे। स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 होते हैं। ठीक है, याद रखना, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। उसमें आता है कवर्ग। ठीक है ना, कवर्ग का मतलब आज जान गए हो, का खा गा गा गा, चवर्ग। ठीक है ना, चा छा जा जया, तवर्ग, टा ठा दा अणा, तवर्ग, ता था दादा ना, पावर्ग, पापा बाबा माँ। तो ये 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में 5-5 वर्णों के आधार पर ये 25 वर्ण हो जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो है ये का, खा, गा, घ। अब यहाँ पे याद रखें, ये हमने जो गोला कर रखा है, यानी वर्ग का जो आखिरी अक्षर यानी 5वां अक्षर होता है, यानी गा, या, णा, ना, मा, ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आते। ये बल्कि ये किस में आ जाते हैं, ये आगे हम बताएंगे। अनुनासिक व्यंजन में आते हैं। अनुनासिक वर्ण इन्हें कहा जाता है। अनुनासिक मतलब जो नाक से बोले जाने वाले होते हैं। ठीक है, गा, या, णा, ना, मा। तो ये स्पर्श व्यंजन कितने आएंगे? स्पर्श व्यंजन इसमें जो आएंगे, इसमें आएंगे का। स्पर्श व्यंजन तो वैसे तो 25 होते हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? आभ्यंतर के अनुसार। आभ्यंतर के अनुसार स्पर्श व्यंजन जो है ये 20 हो जाएंगे। का, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध और प, फ, ब, भ। ठीक है, आखिरी वर्ण नहीं गिनेंगे इसमें। तभी जो है आभ्यंतर के अनुसार ही हम चर्चा कर रहे हैं। कहीं आप ये ना समझे कि गलत पढ़ा रहे हैं। स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं, 25 होते हैं, लेकिन आभ्यंतर के अनुसार इसको 8 वर्गों में बांटा गया है। ये जो आखिरी वर्ण है ये अनुनासिक व्यंजन में आता है। ठीक है, समझ गए होंगे। बात करें दूसरा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब संघर्षी का मतलब आप समझ गए होंगे। इसे समझाने की, संघर्ष का मतलब जिसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, मुंह को संघर्ष करना पड़ता है, वाणी को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। न, छ, ज, झ, थोड़ा संघर्ष प्रयत्न करना पड़ रहा है, विशेष प्रयत्न करना है। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वो ये ना, छ, जा इनको माना गया। प्रश्न आता है कि स्पर्श संघर्षी, ये प्रश्न आ गया कि ना वर्ण जो है वो किस विभाग में होता है, तो ना वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना जाता है। अब संघर्षी व्यंजन की बात करें, इसमें भी जो है अधिक मशक्कत करनी पड़ती है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। वे होते हैं मा, श, ह, ख, ग, ज, फ, व। 2, 4, 6, 8 ये जो है 8 वर्ण जो है ये संघर्षी व्यंजन माने जाते हैं। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन की बात करें। अनुनासिक, अब हमने बात की थी वर्ग का आखिरी अक्षर यानी गायाणा नामा। एक ही सूत्र में हम इसको पढ़ेंगे, गायाणा नामा, यानी इसको अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अनुस्वार हम कहेंगे। जो वर्ग का आखिरी अक्षर होता है। और अनुस्वार कैसे बनता है? अनुस्वार ये चंद्र बिंदु ऊपर बन जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करें पार्श्विक व्यंजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो पार्श्विक वर्ण जो है ये ला वर्ण होता है। ला वर्ण किस में आता है? सामान्य दृष्टि से देखें तो ला वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन में आता है, यानी या रा ला वा। ठीक है ना। तो या रा ला ये अंतस्थ व्यंजन का वर्ण तो है ही, लेकिन ये पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है। अब बात करें लुंठित वर्ण, लुंठित प्रकंपी वर्ण, ये रा वर्ण जो है ये लुंठित वर्ण माना जाता है। याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है लुंठित वर्ण कौन सा होता है, तो रा वर्ण जो है वो लुंठित वर्ण माना जाता है। अब उत्क्षिप्त वर्ण की बात करें 7वें नंबर पे, तो ये ड़ा और अड़ा जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन माने जाते हैं। कहने का मतलब जो है जिसके नीचे बिंदी होती है, ड़ा और डा के नीचे बिंदी होती है, वो उत्क्षिप्त व्यंजन माने जाते हैं। जैसे हम पढ़ाई लिखते हैं, पढ़ाई,
तो इसमें क्या है, रा के नीचे बिंदी आती है, ठीक है ना। कड़ाई, ठीक है। लडना, तो लडना के नीचे नहीं आती है फिर, ठीक है। जिसके नीचे बिंदी आती है समझो वो उच्च वर्ण हो गया। अब बात करें आखिरी है इसमें अर्धस्वर वर्ण। अर्धस्वर का मतलब जो आधा स्वर है, या और वा, ठीक है ना, ये अर्धस्वर वर्ण माने जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि आभ्यंतर के अनुसार व्यंजन वर्णों को 8 विभागों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन और अर्धस्वर व्यंजन, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 1 पर हमने बात कर ली। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उच्चारण के अनुसार वर्णों के भेद। अब उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को जो है ये 11 भागों में बांटा गया है। इस संपूर्ण 11 भागों को हम चर्चा करने वाले, विस्तृत रूप से हम इसको जानेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। और कामना करते हैं कि आपको ये जो उच्चारण दृष्टि के अनुसार वर्णों के भेद है आपको जल्दी से आपके दिमाग में आ जाएंगे। इसमें कोई हम ट्रिक नहीं बताएंगे, कोई रट्टा नहीं मराएंगे, बल्कि आपने समझना है और समझ के अनुसार आपको इसको दिमाग में घर करना है, स्थापित करना है। ये ऐसी चीजें हैं जो आजीवन पूछी जाती है, हर परीक्षा में इससे कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ठीक है। 11 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के भाग 11 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत्य वर्ण, पार्श्विक वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण, दंतोष्ठ वर्ण, नासिक्य वर्ण, अलिजीवा वर्ण, ओष्ठ वर्ण, ठीक है। ये ओष्ठ जो है ये बीच में आता था, लेकिन हमने इसको नीचे लिखा। चलो ये तो क्रमांक है, इसका क्रमांक कैसा भी हो लेकिन हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले नंबर पर कंठ वर्ण की। ध्यान से सुनिएगा, कंठ वर्ण में जो आते हैं इसमें स्वर भी और व्यंजन भी दोनों आएंगे, ठीक है। यहां बात नहीं हो रही कि स्वर उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्णों के भेद और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन, ऐसे कुछ नहीं। हमने प्रश्न बनाया है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों के भेद, और जितने भी वर्ण होते हैं 11 स्वर और 33 व्यंजन वर्ण, सभी की बात कर रहे हैं। तो कंठ वर्ण की बात करेंगे, छोटा अ और आ, ये तो स्वर हो गए 2, अ और आ वर्ण। और बात करी है कवर्ग, कवर्ग की बात भी की है। कवर्ग हमने यहां कहा था, कवर्ग आपको याद होना चाहिए। 5 वर्ण आते हैं इसके अंदर, क, ख, ग, घ, ग, ठीक है। ये कवर्ग में आ गए। कहने का मतलब दोनों आ कवर्ग के 5 वर्ण क, ख, ग, घ, ग। और विसर्ग, विसर्ग किसमें किसका बनता है? विसर्ग, विसर्ग बनता है ये जो अयोग्य वाह आता है, अंग आहा, इसका विसर्ग बन जाता है, ये भी आएगा। और हा वर्ण, हा वर्ण किसका है? ऊष्म व्यंजन वर्ण का आता है, हा में स श श ह। तो इतने वर्ण आ गए ये। अब याद कीजिए कि कितने वर्ण हो गए टोटल। टोटल वर्ण की बात करें कि 2 स्वर उसमें आ गए, अ और आ। कवर्ग 5 इसमें ये हो गए, 5 2 7, विसर्ग 1 8 और 1 9। यानी कंठ वर्ण, जो कंठ जो स्थान होगा, उच्चारण स्थान होगा, वो होगा 8 वर्णों का, ठीक है ना। याद कर लिया, याद कर दीजिए, ठीक है। अब बात करें तालव्य यानी तालु, सूत्र भी आता है इसका संस्कृत में, इची इचु यसानाम तालु। कहने का मतलब दोनों ई आगे, ई और ई, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है। दोनों स्वर आगे, ई चवर्ग। अब बात वही आगे, इसको आपको रटना होगा। चवर्ग का मतलब है चा, छा, जा, झा, या, यानी 5वां वर्ण। और या अंतस्वरण वाला या और ऊष्म व्यंजन वाला सा, इनका उच्चारण स्थान तालव्य यानी तालु होता है, ठीक है ना। कौन कौन से? इसमें कितने वर्ण आ गए? 2 तो ये हो गए, ई चवर्ग आ गया। 5 इसमें हो गए, 5 2 7,
या और सा, ठीक है ना, ये हो गए 8 वर्ण इसमें भी हो गए। तो तालु का जो उच्चारण स्थान होगा, तालु वर्ण का जो वर्ण होंगे वो होंगे ई, चवर्ग चाचा जा या और सा, ठीक है। अब बात करें मूर्धन यानी मूर्धा वर्ण। मूर्धा वर्ण की बात करें तो री, सबसे पहले तो री वर्ण आ गया स्वरों में, रस वर्ण में जो आता है ई, री। टवर्ग, टवर्ग का याद रखना, ट ठ ड ढ ण और रा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण रा और ऊष्म व्यंजन वाला सा जो है, इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धन्य यानी मूर्धा। इसका संस्कृत में सूत्र होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टवर का मतलब टाठा डाडाना, रा और सा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसमें कितने वर्ण आ गए, टवर्ग में 5, री 1 6, रा 1 7 और सा हो गया 8। इसमें भी 8 वर्ण है, ध्यान रखिएगा, नहीं इसमें 7 वर्ण हो गए, ठीक है। टवर्ग, री, रा और सा। अब बात करें दंत्य वर्ण की। तवर्ग, तवर्ग में कौन कौन से आ गए, ता था द ध न, 5 वर्ण ये हो गए। और सा वर्ण, दंती सा जिसे कहते हैं, इसमें केवल 6 वर्ण है। तवर्ग ताथा दादा ना और सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। दंत का मतलब जिस समय हमारी जीवा जो है वो दांतों को स्पर्श करती है, वो दंत वर्ण कहलाते हैं। और एक ट्रिक और बताएंगे हम आपको, विधि हम बता रहे थे कि माना जब भी आपको उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, तो उस वर्ण को बोलते समय आप अपनी जिह्वा को देखें कि हमारी जिह्वा कहाँ स्पर्श कर रही है। जहां जिह्वा स्पर्श कर रही है वही हमारा उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। जैसे हमने दंत्य वर्ण की, अब दंत्य वर्ण अपने मुंह में बोलो, त थ द ध न, तो इसको बोलते समय जीभ का अग्रभाग हमारे दांतों को स्पर्श कर रहा है, यानी ये दंत्य वर्ण हो गए, ठीक है। अब बात करें पार्श्विक वर्ण की। पार्श्विक वर्ण की बात हमने यहां भी की थी, ठीक है। यहां भी पार्श्विक वर्ण वही हो गया, यानी ला वर्ण जो है ये पार्श्विक वर्ण माना जाता है। अब बात करें छठे नंबर पर कंठ तालव्य, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सरल थे ऊपर, लेकिन यहां से थोड़ा कठिनाई भरी हो गया, समझना है आपने, समझने की दिक्कत है केवल। कंठ और तालव्य, अब 2 उच्चारण स्थान आ गए यहां से, कंठ भी और तालु भी। ऐसे कौन से वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ भी होता है और तालु भी होता है, या ये पूछा जाएगा ए वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान 2 हो जाएंगे, यानी कंठ भी और तालु भी। क्यों, क्योंकि अगर बात करें तो ए वर्ण जो बना हुआ है वो आ प्लस ई से बना है। आ और ई को ये गुण हो रखा है यहां पर। अब आप देखिए कि आ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो आ वर्ण का हमने पहले ही बताया था, आ वर्ण का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, ई वर्ण का उच्चारण स्थान हो गया तालु, यानी 2 वर्णों का मेल बना हुआ है, इसलिए इसका दोनों उच्चारण स्थान हो जाएंगे, क्योंकि ये संयुक्त स्वर माना गया है, तभी इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और तालु भी हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आ और ई को मिलाकर के ए बन गया, उसी प्रकार से अब यहां समझाने की जरूरत नहीं, आप बहुत समझदार हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ए वर्ण भी ऐसे ही हो गया। अब बताओ ए वर्ण किसके योग से बना हुआ, हमने कल भी आपको वीडियो में समझाया था, अगर नहीं देखिए वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे देखिए। ए वर्ण जो है वो भी कंठ और तालु का ही है, ठीक है ना। ये बना हुआ है, ए वर्ण जो बना हुआ है आ प्लस ए बराबर ए बना हुआ है, ठीक है ना। आ और ए को ए गुण बना हुआ है, तो ये आ गया कंठ और तालव्य, इसका उच्चारण स्थान आ गया। अब उसी प्रकार से कंठोष्ठ है, कंठ भी है और ओष्ठ भी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कंठ और ओष्ठ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन से, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ भी हो गया और ओष्ठ भी हो गया। ओ वर्ण जो है आ प्लस ऊ बराबर ओ बना हुआ है, यानी इसके उच्चारण स्थान 2 आ गए।
आ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ओ का उच्चारण स्थान, ऊ का उच्चारण स्थान जो है ऊ इधर देर का, ठीक है। ऊ का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ आ गया, ठीक है। इसीलिए ये जो वर्ण है ये बन गया कंठोष्ठ, ठीक है। कई बार प्रश्न बनता है कि औ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ भी होगा और ओष्ठ भी होगा। कहीं वहां ढूंढते मत रह जाना कि हमारी जीभ कहाँ जा रही है, इससे जीव का तात्पर्य नहीं रह जाएगा फिर, क्योंकि दो उच्चारण स्थान इसके बनते हैं। अब वा का जो है वकारस्य दंतोष्ठम एक सूत्र आता है, वा का उच्चारण स्थान हमेशा दंतोष्ठ होता है, यानी दांत भी, दंत भी और ओष्ठ भी। एक ही वर्ण ऐसा है जो दो स्थान इसके हो गए, दंत भी और ओष्ठ भी, ठीक है ना। अकेला वर्ण है ये, दो वर्ण भी नहीं, एक ही वर्ण है जिसका दांत भी होता है और ओष्ठ भी होता है, वो हो गया वा। सूत्र बनता है वकारस्य दंतोष्ठम। अब नासिक के वर्ण की बात करें, अब नासिक के वर्ण हमने यहां भी बात की थी, अब नासिक वर्ण की बात की थी, यानी जो नाक से बोले जाते हैं। अगर आप नाक बंद करेंगे तो वो वर्ण नहीं बोल पाएंगे, यानी हमने यहां बात की पंचमाक्षर, इसका नाम है पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पंचमाक्षर वर्ण कौन से हैं। पंचमाक्षर वर्ण का मतलब हो गया यानी जो वर्ग का आखिरी अक्षर होता है, यानी हमने बात की थी गा, कवर का गा, चवर का या, तवर का अणा, तवर का ना, पवर का मा, ये आखिरी अक्षर है गायणा नामा। ऐसा हम इसको पढ़ेंगे गायणा नामा। ये पंचमाक्षर हो गए, इनका नाम ही पंचमाक्षर है, यानी पांचवा अक्षर इसको माना जाता है। अगर ये नाक बंद करेंगे तो फिर आप नहीं बोल पाएंगे, करके देखिए, नहीं बोला पा रहा। तो ये नासिक के वर्ण नाक से बोले जाने वाले वर्ण हो गए। और अनुसार की हमने बात की थी, ठीक है ना। ये चंद्रबिंदु जो बनता है, ठीक है, ये वर्ण हो गए नासिक के वर्ण, नाक से बोले जाने वाले वर्ण। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ना वर्ण कौन सा, ना का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो नासिक के इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। मां का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो मां का उच्चारण स्थान नासिक हो जाएगा। या का उच्चारण स्थान क्या होगा, या का उच्चारण स्थान नासिक हो जाएगा। गा का उच्चारण स्थान क्या होगा, गा का उच्चारण स्थान नासिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करें अलजीवा वर्ण। अलजीवा वर्ण, अलजीवा वर्ण का मतलब हो गया है, कई बार हमारे जो वर्ण है वो उर्दू से भी लिए गए हैं, यानी उर्दू और हिंदी का भी कहीं कहीं ना कहीं मेल होता है। जिसके नीचे बिंदी आती है क, ख, ग, जा और फा, इन पांचों वर्णों के अंदर जो है नीचे जो है बिंदी लगाई जाती है, कहीं कहीं लगाई जाती है, हर जगह नहीं लगाई जाती। का, ख, ग, जा, फा, इनके नीचे जो है वो बिंदी लगाई जाती है, हल्की सी छोटी सी बिंदी इनके किनारे पे लगाई जाती है, नीचे नहीं लगाई जाती, किनारे पे लगाई जाती है, ठीक है। ये अलजीवा वर्ण माने जाते हैं। और लास्ट में है ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ मतलब जब हमारे ओंठ स्पर्श हो जाते हैं, दोनों ओंठ आपस में मिल जाते हैं, वो ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, यानी ओष्ठ, ओंठ उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। ओंठ वर्ण कौन है गया, दोनों ऊ और पवर्ग प, फ, ब, भ, मा, यानी 7 वर्ण जो है, अगर हम ओंठों को पकड़ के रखेंगे तो ये वर्ण बोलना असंभव हो जाएगा। पकड़ के देखिए, नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि उच्चारण स्थान ही ओष्ठ है, दोनों ओंठ आपस में चिपक जाते हैं। ऐसे वर्ण जो होते हैं ऊ पवर्ग होते हैं। तो ये उच्चारण के स्थान आधार पर हमने 8 व 11 प्रकार के भेद आपको बताए, और आभ्यंतर की दृष्टि से भी हमने आपको स्वर और व्यंजन के, स्वर के 4 और व्यंजन के 8 भेद बताए। आशा आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद भी हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण को आपको रटवाने वाले हैं, आपको याद करवाने वाले हैं, आपके दिमाग में, आपकी स्मृति में घर करवाने वाले हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी और राष्ट्रभाषा को जानना बेहद ही जरूरी है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। इसलिए कमेंट में जय श्री कृष्णा से शुरुआत अवश्य कीजिए, और आगे भी अगर अपने समस्त व्याकरण को देखना है
प्ले लिस्ट में जाइए, हमने बहुत सारी वीडियो उसके बारे में बनाए हैं। भाषा के बारे में जानिए, अन्य चीज़ों के बारे में जानिए। आज से वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।